गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइएगा, आज हम लोग चालू करने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम पोषण। तो पहले तो नाम याद रखिएगा, बहुत लोग पढ़ते जाता है, पूछा जाता है कौन चैप्टर पढ़ाई हुआ है तो पता ही नहीं। तो पहले नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? बात समझ रहा है? तो पहले हम कुछ टॉपिक के बारे में जान लेंगे, तब उसके बाद लिखाने का कार्यक्रम। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है उससे पहले जान लेते हैं कि सजीव और निर्जीव के बारे में। इसके बारे में आप लोगों को पता है? सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं? तो देखिए, सजीव क्या होते हैं? तो वैसे जीव जिसमें आणविक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? आणविक गति होती है। आणविक गति होती है, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। और जिसमें आणविक गति नहीं होती है वो क्या होता है? निर्जीव। आणविक गति का मतलब जिसमें अणु का विकास होता है। जैसे कि हम लोग चलते फिरते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? सजीव हो जाएंगे। तो इसमें अणु का विकास हो रहा है, जबकि पहाड़, लकड़ी, ये वाले बोर्ड, ये भैंस, ये सब क्या है? निर्जीव है। ये सब क्या है? निर्जीव है। इसमें अणु का विकास होता है? नहीं होता है, क्योंकि आज इतना है, कल इतना हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं उसको भी किस में रखा गया है? सजीव के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि उसमें आणविक गति होती है। वो भी अपना सांस लेने का कार्य करते हैं, इसीलिए उसको क्या रखा गया है? सजीव के अंतर्गत रखा गया। तो हम अब जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो कहता है कि वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण क्या लिखा है? अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब अणु का रक्षा होता है। अणु की रक्षा होता है। जिस क्रिया द्वारा अणु की रक्षा होता है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो उसमें अणु की रक्षा किसके किसके माध्यम से होता है? तो ये इतनी चीजें हैं, इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं, जिसके द्वारा आपका अणु की रक्षा होता है। और वह है पहला पोषण। पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण के बारे में जानिए। पोषण किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। जितने भी जीवित जीव हैं उन सभी को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है वही क्या होता है? पोषण। वह क्या होता है? पोषण। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण हम लोग कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। जितने भी हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ रहे हैं पोषण क्या है? तो जो हम भोजन अपने खाने के रूप में उपयोग करते हैं, हम ही नहीं, जितने भी जीव हैं उन सभी के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण किस लिए चाहिए? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। अब देखिए, श्वसन। भोजन जो करते हैं, भोजन को पचने के लिए श्वसन करना आवश्यक है। जब तक भोजन पचेगा नहीं तब तक ले आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं। ऊर्जा की प्राप्ति तब होगी जब भोजन पचेगा। भोजन कब पचेगा? जब आपकी श्वसन की क्रिया करेगी। तो श्वसन की क्रिया क्या है? मतलब सांस लेना और छोड़ना। और ये सांस जब हम लेते हैं तो ये सांस हमको केवल फेफड़ा में नहीं जाता, ये आपके कोशिका में जाता है। कहाँ जाता है? कोशिका में जाता है। और कोशिका में जाकर वहां पर ईंधन बनाता है, कोशिकीय ईंधन में भाग लेता है, जिसमें ऊर्जा की बहुत सारी मात्राएं मुक्त होती है। और यह कहलाता है किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा। श्वसन अगर जब तक कोई जीव नहीं करेगा तब तक उसकी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। आप चाहे लाख कुछ खा लीजिए, जब तक के लिए श्वसन की क्रिया नहीं कीजिएगा आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। कितना हो ताकतवर आदमी क्यों ना हो, कितना हो ताकतवर आदमी हो,
2 मिनट नाक का मुंह बंद कर दीजिए, तुरंत उसका सारा हाथ पर थड़पड़ाने लगेगा, छटपटाने लगेगा। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। अर्थात ऊर्जा आपको भोजन से तो मिलता है, लेकिन कब मिलेगा? जब आपको श्वसन की क्रिया होगी। श्वसन की क्रिया नहीं होगी तब तक ले आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। और इसमें 2 टॉपिक आते हैं, उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन के माध्यम से हमारे भोजन की पाचन क्रिया होती है। तो श्वसन आवश्यक है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ऊर्जा प्राप्ति पोषण से भी मिलता है, लेकिन पोषण से कब मिलेगा? जब श्वसन की क्रिया होगी। अगर श्वसन की क्रिया नहीं हो रही है तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? आगे आइए, हमारा है पहला अगला टॉपिक है परिवहन। परिवहन क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में सभी अंगों को काम करने का अलग अलग अंग बांटा गया। जैसे मान लीजिए भोजन का पाचन हमारे आमाशय में होता है, तो भोजन तो पच जाएगा और उसका शोषण करने का, सोखने का काम करता है छोटी आंत। तो छोटी आंत सोख कर उसको सारे भागों में पहुंचाने का काम करती है। तो जब एक स्थान से किसी पदार्थ को दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसको कहते हैं परिवहन। जैसे परिवहन विभाग भी आता है। कौन विभाग? परिवहन विभाग लिखा रहता है ना। परिवहन विभाग में क्या आता है? गाड़ी उड़ी होता है, जैसे सवारी को एक जगह से लेता है दूसरी जगह तक ले जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। अब उसमें क्या होता है कि कोई सामान भी है, यहाँ से ले जाकर दूसरी जगह ले गए तो उसको क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। तो ऐसा ही हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में भी क्या होना चाहिए? बहुत से पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की आवश्यकता होती है। उसमें से मुख्य रूप से भूमिका आपका निभाता है ब्लड, खून, रक्त। रक्त मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। रक्त क्या करता है? आपके हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। किसको? ऑक्सीजन को। जितने पदार्थ हम खाते हैं पीते हैं, उस सारी ऊर्जाओं को ले जाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। यहाँ तक कि जो आप सांस लेते हैं, श्वसन में जो ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, उसको भी ले जाने का काम कौन करता है? रक्त ही करता है। सारे कोशिकाओं को तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। अर्थात मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो परिवहन में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है? रक्त की भूमिका होती है, ब्लड की भूमिका होती है। तो परिवहन क्या है? समझ गए ना? मतलब आवश्यक पदार्थों को एक जगह से ले जाकर कहीं दूसरे जगह पर जहां तक आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो ले जाएगा उसको क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए अगला टॉपिक है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में जान लेते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? देखिए, जितने भी हम चीजें खाते हैं पीते हैं, खाने के बाद, पचने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बदल जाते हैं और उसी अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से निकालना आवश्यक होता है। तो जिस क्रिया द्वारा वह निकलता है उसी को कहते हैं उत्सर्जन। और जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसे कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर से पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। तो पसीना का निकलना आवश्यक है क्योंकि यह उत्सर्जित पदार्थ है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलेगा इससे क्या कहेंगे? उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ होगा और ये जिस क्रिया द्वारा निकलता है उसको कहते हैं उत्सर्जन। इसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन। कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, उसके बाद हम पानी पीते हैं, वो निकलता है पेशाब के रूप में। जो पानी पीते हैं वो पेशाब के रूप में निकल जाता है, जिसको उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जाता है। इसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा मात्रा में होती है। तो ये सारे, जैसे आंख में कभी कभी खराब होता है तो कहते हैं आंख से कचरा निकलता है, जिसको आम भाषा में लोग कीचड़ के नाम दिया जाता है, कीचड़ कहता है लोग। तो वो भी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। मल मूत्र का जो हम त्याग करते हैं वो भी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ। तो ये सारी क्रिया, जिस क्रिया द्वारा हम उत्सर्जन की क्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो जितना ये सारी चीजें हैं ये सब हानिकारक होता है। हमारे शरीर में रह जाएगा तो क्या करेगा? यार बहुत सारी हानि पहुंचाएगा। तो हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। या ऐसे परिभाषा इसको कर सकते हैं, जिस क्रिया द्वारा हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। टॉपिक समझ गए? उत्सर्जन क्या है? अगला टॉपिक है जनन। क्या है? जनन के बारे में जानते हैं, रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है? देखिए, जनन क्या होता है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन। तो जिस क्रिया द्वारा
अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। या अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन में क्या होता है? दो लिंगों की आवश्यकता होती है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ये दो जीवों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं। कोई एक ऐसा जीव होगा जिसमें मेल और फीमेल, आधा मेल होगा आधा फीमेल होगा, एक ही वो जीव में रहेगा। लेकिन अधिकांश ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य को ले लीजिए, मनुष्य में जो होता है अलग अलग मेल और फीमेल होते हैं कि नहीं होते? औरत अलग होता है, मेल आदमी अलग होता है। तो ये जनन की क्रिया जो होती है किसके द्वारा होती है? मेल और फीमेल के द्वारा होती है। और ये इसको परिभाषा क्या कहेंगे? तो अपनी संख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। या अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो अपने जैसे जब संतान की उत्पत्ति करेंगे उसे क्या कहेंगे? जनन, रिप्रोडक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा देखिए, ऐसे देखिएगा, मनुष्य का कभी सांप पैदा होता है? अक्सर से न्यूज में आ गया था, आया था ना, एक मनुष्य को सांप पैदा हुआ, एक औरत को सांप निकला है। कैसे पैदा हो जाएगा? ये तो पूरा बायोलॉजी का रूप बदल देगा। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा होगा तो मनुष्य ही जैसा, लेकिन कुछ अंग ऐसे बन जाएंगे जो मनुष्य जैसे देखने पर पता नहीं चलता, लेकिन कब वो सांप पैदा नहीं होगा। होता है ना, एक बार न्यूज में आया था, लगभग साल भर पहले न्यूज में आया था कि एक आदमी को सांप हुआ, अल्ट्रासाउंड में दिखाया गया सांप हुआ। अल्ट्रासाउंड में एडिटिंग करके उसका फोटो लगाया था कि सांप है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसका डीएनए ही बदल जाएगा। हम लोगों को क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है और सांप में कुछ और होता है, दोनों को अलग अलग होता है, तो सांप पैदा कैसे हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसे परिवर्तन अवश्य होते हैं जो कि आजकल के जीवों में होते हैं। जैसे हम लोग को जब पूर्वज थे, ऐसे माना जाता है हमारी पृथ्वी का जब निर्माण नहीं हुआ, ऐसे 450 करोड़ वर्ष पहले, 450 करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग आकाश में एक विस्फोट हुआ जिसके कारण ये हमारे सारे आकाश गंगाएं आकाश बना, जिसके बाद उस समय कोई जीव पृथ्वी पर नहीं था। उस समय पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था। तो जीव नहीं था उस समय, केवल हमारी पृथ्वी, जब उस समय बिग बैंग थ्योरी हुई तो ये आग की गोला थी। क्या थी? आग की गोला थी केवल, इस पर आग ही आग था, कोई जीव नहीं था। तो जीव नहीं था तो पहली बार क्या हुआ कि धीरे धीरे वायुमंडल में क्या हुआ, अब चूंकि आग विस्फोट हुआ था, विस्फोट के बाद ये पृथ्वी हमारी थी और ये सारे सूरज, चांद, तारे और मंगल ग्रह, सारे ग्रह का निर्माण हुआ। उस समय हमारी पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था, उस समय कोई जीव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चूंकि विस्फोट हुआ था तो हमारे वायुमंडल में क्या हुआ, हम उस समय वायुमंडल में नहीं था, उस समय क्या था कि बहुत सारे गैसों का आवरण बन गया हमारे पृथ्वी के चारों। पृथ्वी के चारों क्या बना? गैसों का आवरण बन गया। और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो थी उसमें मेथेन गैस थी। क्या गैस थी? मेथेन गैस थी। उस समय जब पृथ्वी बना, मेथेन गैस थी। और ये मेथेन गैस धीरे धीरे क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लिया और उसमें चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण बन गया, जिसके कारण बहुत सालों तक पृथ्वी पर प्रकाश ही नहीं आया, सूरज का प्रकाश नहीं आया। तो सूरज का जब प्रकाश नहीं आया तब हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगी। हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगी और ठंडा होते 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 ये ठोस रूप में बदल गई। और ये ठोस रूप में बदली तब क्या हुआ? उस समय एसिड की बारिश हुई। पहली बार बारिश पानी का नहीं हुआ था, पहली बार बारिश उस समय, वैज्ञानिकों का थॉट है, ये हम आप देखे नहीं है। तो उस समय पहली बार जो बारिश हुई थी, उस समय की बारिश जो थी वो एसिड की बारिश हुई, जिसके कारण जब बारिश हुई तो जितने भी चूंकि CO2 गैस भारी होता है, ये गैस से गिर गई। ये गैस कहाँ चली गई? नीचे आ गई, पृथ्वी पर आ गई। CO2 गैस नीचे आ गई, जिसके बाद फिर वातावरण हमारा साफ हो गया, हमारा वायुमंडल साफ हो गया, जिसके कारण फिर से सूरज के प्रकाश यहाँ पर आने लगे। और आने के बाद उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे बादल बने और बादल बनने के बाद बहुत सारी मात्राएं में बारिश हुई। इतनी कि लगभग मान के चलो कि ये कुछ 100 वर्ष बारिश होते रह गया, ऐसी बारिश हुई।
एक दो दिन बारिश नहीं, लगभग 100 बरस बारिश होते रह गए, ऐसी बारिश हुई उस समय, जिसके कारण आपके सारे बहुत सारे समुद्र का निर्माण हुआ, महासागर का निर्माण हुआ, नदी का निर्माण हुआ, तालाब का निर्माण हुआ। उस समय ये क्रियाएं हुई। फिर भी उस समय कोई जीव पृथ्वी पर नहीं, उस समय कोई जीव पृथ्वी पर नहीं था। तो बारिश जब हुई तो नदी और तालाब के निर्माण हुआ, और नदी और तालाब में क्या हुआ, बहुत सालों के बाद पहली बार कोई जीव उत्पन्न हुआ। ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है कि पहली बार जो जीव उत्पन्न हुआ वो पानी में ही हुआ। पहली बार जो जीव उत्पन्न हुआ कहाँ हुआ, पानी में हुआ। तो आप देखिएगा, पानी के बोतल में खूब साफ पानी ले लीजिए, एक बोतल में रखकर उसको कस के बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उसको 1 महीने के लिए रख दीजिए, देखिएगा उसमें झिल्ली जैसा एक जीव उत्पन्न हो जाएगा अपने आप। झिल्ली जैसा देखिएगा, हरा रंग का एक धापा उसमें आने लगेगा डिब्बुआ में, तो वो जीव है, एक प्रकार का जलीय जीव है। तो वो ऐसा ही जीव उस समय पानी में उत्पन्न हुआ। उसके बाद एक जीव और बना जिसको विषाणु नाम दिया गया, वायरस, विषाणु बना। कहाँ बना, पहली बार ये पानी में ही बना। चूंकि उस समय हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था, उस समय हमारे वायुमंडल में केवल क्या था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड था, और मेथेन गैसें थी। तो मेथेन गैस से ही इस जीव का निर्माण हुआ। किसका, विषाणु का। और विषाणु जो उस समय ऑक्सीजन को ग्रहण न करके किसको ले रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता था। किसको ग्रहण करता था, कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये विषाणु उस समय जीवित था और आज भी जीवित है, लेकिन इसको ना तो जीवित माना जाता है ना ही मृत माना जाता है। ये ना जीवन निर्जीव है ना ही सजीव है, दोनों के बीच के कड़ी में रखा गया। क्योंकि अगर यह मान लीजिए इस बोर्ड पर है तो यह मृत है, जिंदा कोई आणविक गति नहीं करता। अगर निर्जीव चीजों पर अगर विषाणु है तो कोई आणविक गति नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे टच करेंगे तो ये हमारे शरीर में आ जाएगा, उसके बाद ये आणविक गति करने लगता है, मतलब उस समय वो जिंदा हो जाता है। तो जिंदा हो जाता है, हमारे शरीर में उसको अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा, प्रजनन करने लगेगा, जनन की क्रिया करने लगेगा, जिसके कारण ये जीवित हो जाता। अब बताइए, यहाँ था तो मरा हुआ था, हमारे शरीर में आया तो जीवित हो जाता। तो जीवों के शरीर में जाता है तो जीवित हो जाता है, निर्जीव के शरीर में जाता है तो निर्जीव हो जाता है। तो ये ना जीवित क्या होता है ना ही मृत। तो ये दोनों के बीच के कड़ी के अंतर्गत रखा गया विषाणु को, वायरस को रखा गया। तो उस समय ये पहली बार ये जीव का निर्माण हुआ। उस समय पहली बार इस जीव का निर्माण हुआ, और इसी से विकास के क्रम में बहुत सारे जीवों का निर्माण होते गया। सर्वप्रथम पहले जलीय जीव ही बने। जलीय जीव में उसमें बहुत सारे जीव बने, जिसमें एक मछली भी बनी। क्या बनी, मछली बनी। और इसी मछली को से क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होते हुए कोई स्थल जीव बना। कोई क्या बना, स्थलीय जीव बना, स्थल पर रहने वाला जीव बना। पहले ये पानी में रहने वाला जीव बना, और उसके बाद तब क्या बना, स्थल पर रहने वाला जीव बना। उससे पहले जो इसमें पानी में जीव बने थे, उसी से आपका नीचे घास पर देखिएगा अपने आप नहीं निकल जाता है, कवक जैसा निकल जाता है, शैवाल जैसा निकल जाता है, जमीन जहाँ पानी निकलता है अपने आप जम जाता है। वह ऐसा ही जीव अपने आप पृथ्वी पर जमा, जिससे विकास होते हुए बड़े बड़े पेड़ का निर्माण हुआ। बड़े बड़े पेड़ का निर्माण हुआ। जब पेड़ का निर्माण हुआ तो उस समय पेड़ जो थे, क्योंकि उस समय क्या था, CO2 था, ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑक्सीजन नहीं था तब पेड़ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसको लेते हैं, CO2 को लेते हैं। किसको लेते हैं, तो ये CO2 को लेने लगे, जिसके कारण जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते थे तो इससे किसको निर्माण हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण। अब हमारे वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा, और जब ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा तब ये जीव बना मछली, और ये मछली से धीरे धीरे विकास होते होते क्या बना, कोई स्थलीय जीव बना, जो कि बहुत सरल जीव था। ऐसा नहीं है कि आज का जटिल हम लोग जीव हैं, उस समय बहुत सरल जीव बना, कृमि टाइप का एक जीव बना जो स्थल पर रहने लायक हुआ। और धीरे धीरे उसका विकास होते गया, और बहुत सारे क्रम, ऐसा नहीं हम आज कितने में बता दे रहा है, लेकिन इसके क्रम लगभग कितने साल वर्ष लगे होंगे कोई नहीं जाता, बहुत सारा वर्ष लगा होगा इस क्रम में जानने के लिए। तो धीरे धीरे इसका विकास होते गया, और ये विकास के बाद बना क्या, एक जीव बना बंदर। क्या बना, बंदर। क्या बना, बंदर। और इस बंदर से धीरे धीरे इसमें विकास होते गया, और इसी विकास के क्रम में बना चिंपांजी।
क्या बना? चिंपांजी बना। चिंपांजी बना। और चिंपांजी देखिएगा हूबहू हम लोग जैसा दिखता, बशर्ते उसके पूरे शरीर पर बाल होता। वो 2 पैर से भी चलता और 4 पैर से भी चलता। आपके जैसा बोलता तो आपके जैसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो समझ जाता। तो उस समय ये जीवों का विकास हुआ। उससे पहले भी जीव बने डायनासोर। क्या थे? डायनासोर। डायनासोर जो जीव होते ये ऐसे जीव थे जो अगर ये जीवित रहते तो ये चिंपांजी और बंदर और अन्य जीव जो आज मानव है शायद ये नहीं होते, शायद ये नहीं होते। तो डायनासोर का अंत हो गया है। डायनासोर में क्या हो गया? अंत हो गया, जिसके कारण ये जीवों का विकास हुआ। डायनासोर इतने बड़े थे कि आपको एक ही बार में निगल भी सकते थे, इतने बड़े बड़े जीव थे। ये मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। ये कैसे थे? कुछ डायनासोर ऐसे थे जो शाकाहारी थे और कुछ डायनासोर ऐसे थे जो मांसाहारी थे। तो शाकाहारी से तो उतना खतरा नहीं था, लेकिन मांसाहारी से बहुत खतरा था। लेकिन फिर भी हम लोग इतना सजग नहीं रहने के बावजूद भी आज जीवित है। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी ये जीव खत्म हो गया। अब पता नहीं प्रकृति ने इसका चुनाव कैसे किया। प्रकृति कहता है कि जो ज्यादा मजबूत होता है उसको चुनता, लेकिन इतना मजबूत होने के बाद भी प्रकृति ने इसको नष्ट कर दिया। जबकि हम लोग उतना ताकतवर नहीं होने के बाद भी आज जिंदा है। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। हम आज जिंदा है एक ही चीज की वजह से, और वह चीज है क्या? भाषा। वो चीज क्या है? भाषा। भाषा के माध्यम से हम आज जिंदा। अगर भाषा को खत्म कर दिया जाए तब हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो मानव में एक जीवित रखने का खास बात यह साबित हुई, प्राकृतिक ने इसको भाषा समझने लगा। मानव धीरे धीरे अपने भाषा का विकास करने लगा। भाषा तो ये बंदर भी समझते हैं, चिंपांजी की भी भाषा होती है, लेकिन इन लोगों की भाषा इतनी जटिल नहीं है जितनी हम लोगों की भाषा है। हम लोगों को मान के चलो जैसे ए से जेड तक 26 लेटर से क्या बना देते हैं? बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी वर्ड, बहुत सारी सेंटेंस बना देते हैं। ऐसे हमारे हिंदी में 52 अक्षर है, 52 अक्षर है। 52 अक्षर से हम दुनिया का कैसा भी भाषा बना देते हैं, कैसा भी वर्ड निकाल देते हैं, कैसा भी सेंटेंस बना देते हैं। तो ये हम लोग के पास एक क्षमता है भाषा का, जिसके द्वारा हम लोग बात जाते हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे वैज्ञानिकों ने देखा कि क्या बंदर भी आवाज अपने भाषा में निकालते हैं। तो इसको शोध करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बंदर को जहां जंगल में होता है वहां कैमरा और साउंड रिकॉर्डर लगा दिया। जब शेर आया ना, तो शेर आया तो बंदर ने क्या किया, तो कोई आवाज निकाला। उस आवाज को क्या किया, आवाज निकाला, जिससे कारण जितने भी बंदर थे नीचे वो सारे पेड़ पर चढ़ गए, सारे पेड़ पर चढ़ गए। फिर कुछ देर के बाद शेर चला गया, तो फिर एक बंदर आवाज निकाला, जिससे कारण सारे बंदर पेड़ से उतर गए। तो इस आवाज को रिकॉर्ड वैज्ञानिकों ने कर लिया। रिकॉर्ड करके ऐसा ही क्या किया कि आवाज को रिकॉर्ड करके और जंगल में एक बार साउंड को प्ले कर दिया। प्ले किया तो देखा कि सारे बंदर फिर से पेड़ पर चढ़ गए, जबकि शेर आया भी नहीं था, नहीं आया था। केवल साउंड के माध्यम से उसको देखा गया, सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर के बाद फिर साउंड दोबारा रिपीट किया गया, जो बंदर चला गया वाला था उसको रिपीट किया गया, सारे बंदर पेड़ से उतर गए। लेकिन उनको पास एक ही कोई ऐसे भाषा था, वो चढ़ते थे और उतरते थे। लेकिन हम लोगों के पास भाषा के कई तरीके हो जाते हैं, बहुत बोलने के तरीके हो जाते हैं। हम पहले देखते हैं, समझते हैं, तब बोलते हैं। लेकिन उन लोगों को केवल साउंड के माध्यम से ही चढ़ गए, जिसके कारण कुछ जीव उस समय डायनासोर जो थे अंत हो गया और कुछ जीवों का विकास होते गए। तो ऐसा ही चिंपांजी का एक ऐसा संतान हुआ जिसके शरीर पर बाल नहीं था, जिसके शरीर पर बाल नहीं था। तो यही बाल नहीं होता तो यही यहाँ से निर्माण हुआ किसका, मनुष्य का। किसका निर्माण हुआ, मनुष्य का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, मनुष्य का निर्माण हुआ। और यह मनुष्य विकास, उस समय के मनुष्य जो थे आज का मनुष्य भी बिल्कुल भिन्न था। उस समय के मनुष्य और चिंपांजी दोनों को एक जगह खड़ा कर देते थे, केवल इतना अंतर था कि चिंपांजी के शरीर पर बाल था जबकि मनुष्य के शरीर पर बाल नहीं था। लेकिन हूबहू उसका चेहरा, जो आजकल का हम लोग को ये भरा हुआ चेहरा दिख रहा है, उस समय ये नहीं होता था। चिंपांजी के जैसे चेहरा धंसा रहता, ये सारी रचना उसकी भी धंसा हुई थी। उस समय के जो आदिवासी हुआ करते थे
उस समय के मनुष्य घरेलू रूप का नहीं रहता था, सामाजिक प्राणी था। उस समय का कैसा था? आदिवासी। आदिवासी का मतलब जंगलों में रहते थे और वहां से वो भोजन का निर्माण करते थे। शिकारी थे, भोजन बनाते भी नहीं थे। कच्चा, उस समय आग का भी निर्माण नहीं हुआ था, तो कांचा था, कांचा मांस खाते थे, किसी को भी शिकार करके खाते थे। किसको खाना है इसको किसी को पता नहीं था। मुख्य रूप से ऐसे माना जाता है कि जो हम लोग का जो पहले में जीव उत्पत्ति हुई थी वो अफ्रीका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अफ्रीका में हुई थी। कहाँ हुआ था? पहली बार ऐसा माना जाता है कि हम लोग का जो जीव उत्पन्न हुआ, जो मानव बना, वो कहाँ बना? अफ्रीका में बना। और उस समय का मानव का साइज लंबा होता था। हम लोग का बहुत नाटे न हो गया है। उस समय का लगभग 7 से 8 फीट लंबा मनुष्य होता था और ज्यादा शक्तिशाली भी होता था। आज के मनुष्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था, बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदा भी रहते थे, ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है। तो उस समय क्या हुआ? एक जीव बना मनुष्य, लेकिन वो शिकारी था, जंगल में रहता था। एक जंगल से दूसरे जगह, दूसरे जंगल से, चूंकि अब भोजन की तलाश में वहां से मनुष्य का गुट बंटने लगा। मान लो प्रजनन क्षमता धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, बढ़ने के क्रम में कुछ भोजन की तलाश, मान लो जहां एक जगह आदमी रहेगा तो भोजन तो बढ़ेगा। भोजन के अभाव में अब क्या हुआ? गुट बनाकर वहां से आदिवासी निकलने लगे। कहे कि चलिए हम लोग यहाँ से कहीं, आप इस दिशा में जाइए, कुछ इस दिशा में जाएंगे, कुछ इस दिशा में जाएंगे। क्योंकि मान लो एक ही दिशा में हम लोग जाते हैं तो भोजन सब हम लोग चट कर जाएंगे। तो अलग अलग दिशाओं में वहां से अफ्रीका से मनुष्य का प्रचलन हुआ, जिसके द्वारा अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर गए और वहां पर रहकर अपना भोजन शिकार करते थे। कुछ बहुत सालों के बाद ऐसे हुआ कि कभी जंगल में ज्यादा गर्मी या पेड़ पौधे के सूखी लकड़ियों के रगड़ने के कारण आग लगा। उस समय क्या लगा? आग लगा। पहली बार उस समय लोगों ने आग नहीं देखा था। पहली बार जंगल में अपने आप आग लगा, किसी ने लगाया नहीं, अपने आप आग लगा, जिसके कारण बहुत से जीव जल गए। उसमें बहुत से जीव जल गए। तो जल गए तो मरे। तो मरे तो क्या हुआ कि वहां का मनुष्य जब चूंकि देखा तो आग लगा था, और आग लगने के बाद जो आदिवासी थे वहां के, वो क्या करने लगे? उसको मरा हुआ जीव को खाए। तो खाए तो पाया कि जो कच्चा खाते हैं उससे ज्यादा स्वादिष्ट पकाया हुआ लगता है। तब वहां से उन्होंने आग को इकट्ठा करना शुरू किया। आग बना तो उन लोगों की एक रक्षा भी हुई। आग से जितने भी जंतु थे वो डरने लगे, जैसे शेर, बाघ, इनको खा जाते थे। क्योंकि आप शिकार करने जाइएगा तो आप भी शिकार हो जाइएगा। तो ऐसा ही आग से इन लोगों की रक्षा हुई। आग को जहां जलाते थे वहां पर अन्य जो मांसाहारी जंतु थे वो उनके पास नहीं आते थे, जिसके कारण आग का निर्माण हुआ। और आग को उसके बाद से इन्होंने सेक कर, पकाकर जीवों को खाना शुरू किया। और धीरे धीरे ऐसे विकास होते गया, और होते होते आज का मानव हम लोग जैसे देखते हैं वैसे धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। और आजकल का जो है, आजकल का देखो, आजकल जितना हम लोग गोरे हैं, उस समय कोई गोरा नहीं होता था। उस समय सारे का सारा काला ही चिंपांजी जैसे दिखते थे। तो हम लोगों को सबसे करीबी जीव को माना जाता है किसको? चिंपांजी को। इसी से हम लोग प्रजनन, क्योंकि इसका सारा अंग जैसे हूबहू हम लोग के अंग के जैसा होता है। तो वैज्ञानिकों को शोध के अनुसार पता चला कि इतने सारे जीवों के द्वारा जीव का निर्माण हुआ। तो देखिए, जनन के बारे में इतना जाने, जनन से इतना सारा चीज हम लोग जान गए, जीव की उत्पत्ति के बारे में जान गए। चलिए, तो जनन से हम लोग इतने सारे जीव प्रोसेस जाने। अब जानते हैं स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण देखिएगा, स्वपोषण जो होता है, वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जगह से नहीं लेते हैं या किसी दूसरे जीव से नहीं लेते हैं, वो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। बनाने का मतलब ये कढ़ाई लेके पर गए अपना स्वयं बना लिया, ऐसा नहीं करना। भोजन, स्व भोजन पोषण का मतलब हुआ कि अपना एक ही जगह खड़े रहकर भोजन बना ले। तो ये क्रिया जो होती है हरे पेड़ पौधे में होती है। किसमें होती है? हरे पेड़ पौधे। क्लियर? तो स्व पोषण क्या है? तो वैसी क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? भोजन बनाते हैं। वायुमंडल से CO2, सूर्य से सूर्य प्रकाश, जमीन से खनिज लवण लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण। ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, अपना यह भोजन स्वयं संश्लेषित कर। जबकि
पर पोषण में क्या होता है, इसके विपरीत होता है। ये वैसे जीव होते हैं जो भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। स्वयं बनाने का मतलब ये नहीं कि खाना तो हम अपने से बनाते हैं, रोज गैस जलाते हैं, उस पर पतीला रखते हैं, पानी रखते हैं, चावल डालते हैं, तब भात बनता है। ऐसा नहीं है। पर पोषण का मतलब ऐसा जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं नहीं, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, चावल दूसरा जीव है, पेड़ पौधे का भाग। कहाँ से पढ़ाई है सब स्टोरेज फुल भइले के कारण सब छूट गया। ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ था मेरे थे जीवी पोषण के पास। मेरे जीवी में क्या होता है, मेरे जीवी पोषण में वैसा पोषण जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेरे जीवी पोषण कहते हैं। जैसे में आता है गोबर छाता। गोबर छाता जो होता है वो क्या होता है, सड़े हुए जीवों से, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। एक है परजीवी। परजीवी का मतलब ये वैसा जीव होता है जो दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहेगा और उससे भोजन ग्रहण करेगा, अब बदले में उसको हानि भी देगा, हानि पहुंचाता है। क्या करता है, हानि पहुंचाता है। जैसे देखिएगा, इसका एक आता है अमरबेल, नाम सुने हैं, अमरबेल। इसका एक और नाम है आकाशलती। आकाशलती देखे हैं, देखिएगा पेड़वा पर, कौन कौन पेड़ पर क्या होता है, एक लती जैसा पूरा पसर जाएगा उसको, देखे हैं ना, हरा रंग का या पीला रंग का थोड़ा सा होता है, पूरा उसमें पाता होता नहीं होता है, केवल लती होता है। तो उस पर सब पूरा शरीर को उसको छाप लेगा, किसी हरा पेड़ पर जाएगा उसको छाप लेगा और उसी से वो भोजन लेगा, अब बदले में उसको हानि देगा, कुछ दिन के बाद उसको सुखा देगा, खत्म कर देगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, ये परजीवी का अंतर्गत आता। कृमि, बहुत सारे कृमि होते हैं, वो परजीवी के अंतर्गत आते हैं। आपके अंदर ढील होता है, ढील, वो परजीवी है, क्योंकि आप ही के संपर्क में रहेगा, आपके शरीर में रहता है, आपसे भोजन लेता है, अब बदले में खुजली उजली या बीमारी पैदा करता है। तो इसी को कहते हैं परजीवी। बात समझ गए, परजीवी क्या है, वो ऐसा जीव जो अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी अन्य जीव में रहता है, उससे भोजन ग्रहण करता है, बदले में उसे। अच्छा, प्राणी संपोषण क्या है, तो वो ऐसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है मुख के द्वारा, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे कि मनुष्य ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है और मुख के द्वारा करता है। आगे आइए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो वैसी क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे जमीन से खनिज लवण, वायुमंडल से CO2 और सूर्य से सूर्य प्रकाश लेकर अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो अगला टॉपिक अगले दिन हम पढ़ाएंगे, तब उसके बाद दिखाने का कार्यक्रम